गंगा नदी का वह हिस्सा जो गंगापुर जिले से होकर गुजरता है, हमेशा से शांत और उदार रहा है, जो अनगिनत मछुआरों के परिवारों के लिए जीवन का स्रोत है। यहाँ के मछुआरों का जीवन नदी के प्रवाह के साथ चुपचाप बहता रहता है। सुबह की पहली किरण के साथ जाल बिछाने और शाम को मछलियां निकालने की दिनचर्या में बलराम दास, एक बूढ़े मछुआरे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 से ज्यादा साल इसी नदी के किनारे बिताए थे, भी इसी सरल जीवन शैली का एक हिस्सा थे। उनके लिए यह नदी सिर्फ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि एक पुराना परिचित दोस्त थी। वह नदी के हर मोड़, हर भंवर और हर किनारे से वाकिफ थे। लेकिन 10 जून 2025 की एक गर्मी की सुबह उनके इस बूढ़े दोस्त ने उन्हें एक ऐसा उपहार दिया जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते थे। हमेशा की तरह बलराम बाबा की छोटी नाव सुबह के धुंध में पानी पर फिसल रही थी। वह दिन का अपना आखिरी जाल खींच रहे थे। यह जाल उन्होंने एक गहरे कुंड में डाला था, जहां उन्हें यकीन था कि बड़ी मछलियां फंसेंगी। लेकिन आज जाल अजीब तरह से भारी था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद आज कोई बड़ा हाथ लगा है। अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपनी उभरी हुई नसों वाली बाहों से उन्होंने जाल को ऊपर खींचना शुरू किया। जाल धीरे धीरे पानी से बाहर आया, लेकिन अंदर छटपटाती हुई मछलियां नहीं थीं। इसके बजाय वहां काई, सड़ी हुई लकड़ियों का एक ढेर था और एक अजीब आकार की लंबी, सफेद चीज जाल में बुरी तरह उलझी हुई थी। जैसे जैसे वह जाल को ऊपर खींचते गए, वह चीज और भी स्पष्ट होती गई। और जब उन्होंने आधा जाल नाव पर खींच लिया, तो बलराम बाबा के होश उड़ गए। वह एक मानव कंकाल था। एक कंकाल जो पानी में बहुत लंबे समय तक रहने के कारण गहरे भूरे रंग का हो गया था और उस पर फिसलन भरी काई की एक परत चढ़ी हुई थी। यह एक अजीब और डरावनी स्थिति में जाल में जकड़ा हुआ था। और भी खौफनाक बात यह थी कि कंकाल के पैरों में एक सड़ी हुई रस्सी से एक बड़ा पत्थर बंधा हुआ था। वही पत्थर जो अनाज पीसने वाली चक्की में इस्तेमाल होता है। वह बूढ़ा मछुआरा जो अपनी पूरी जिंदगी लहरों से नहीं डरा, आज उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वह कांपते हुए जाल छोड़कर नाव के दूसरे छोर पर चले गए। उनकी भयभीत आंखें उस कंकाल पर टिकी थीं, जो फंसी हुई मछलियों के बीच चुपचाप पड़ा था। यह कोई सामान्य डूबने का मामला नहीं था। वह पत्थर एक मूक गवाह था, एक भयानक अपराध का, जिसे नदी ने सालों से अपने सीने में छिपा रखा था। थोड़ी देर बाद जब वह संभले, तो बलराम बाबा ने जल्दी से अपनी नाव का इंजन चालू किया और किनारे की ओर चल दिए। उन्होंने कंकाल को जाल से निकालने की हिम्मत नहीं की, उसे वैसे ही छोड़ दिया और सीधे पास की पुलिस चौकी में रिपोर्ट करने के लिए दौड़ पड़े। नदी से पत्थर से बंधा हुआ कंकाल मिलने की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। गंगापुर जिला पुलिस एसपी विक्रम सिंह के नेतृत्व में, जो अपनी तेज बुद्धि और जटिल मामलों को सुलझाने के अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। बलराम बाबा की नाव को किनारे लाया गया और वह जांच का केंद्र बन गई। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सावधानी से कंकाल को जाल से निकाला। पैरों से बंधा पत्थर 30 किलोग्राम से अधिक भारी था, जो किसी भी वयस्क व्यक्ति को नदी की गहराई में डुबोने और उसे ऊपर आने से रोकने के लिए काफी था। यह एक हत्या है और शव को ठिकाने लगाया गया है, एसपी विक्रम सिंह ने अपनी गहरी और दृढ़ आवाज में कहा। हत्यारे ने बहुत सोच समझकर योजना बनाई थी। अगर बलराम बाबा का जाल गलती से इसमें न फंसता, तो शायद यह राज हमेशा के लिए नदी की तलहटी में ही दफन रहता। नदी के किनारे ही प्रारंभिक जांच की गई। श्रोणी और खोपड़ी की संरचना के आधार पर विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि पीड़ित एक पुरुष था, जिसकी अनुमानित आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी। हड्डियों के अपघटन और कैल्सिफिकेशन के स्तर के आधार पर मृत्यु का समय लगभग 5 साल पहले का अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा हड्डियों पर किसी बाहरी बल, जैसे कि काटने या मारने के कोई निशान नहीं थे। इससे पता चलता है कि पीड़ित को शायद किसी अन्य तरीके से, जैसे कि जहर देकर या गला घोंटकर मारा गया था और फिर शव को ठिकाने लगाया गया। 5 साल पुराना एक हत्या का मामला, पीड़ित एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और कोई पहचान पत्र या कोई अन्य सुराग नहीं मिला। जांच टीम के लिए पहली और सबसे कठिन पहली इस कंकाल की पहचान करना था। बिना पहचान के जांच की हर दिशा एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाती। जांच शुरू हुई। एसपी विक्रम सिंह ने कई आदेश दिए। एक टीम को गंगापुर जिले और आसपास के जिलों में पिछले 7 वर्षों में लापता हुए सभी पुरुषों के रिकॉर्ड की जांच करने का काम सौंपा गया, ताकि पीड़ित की विशेषताओं से मिलान किया जा सके। एक और टीम को स्थानीय लोगों, विशेष रूप से नदी के किनारे लंबे समय से रहने वाले लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया, ताकि यह पता चल सके कि क्या उन्हें लगभग 5 साल पहले किसी असामान्य घटना या किसी व्यक्ति के अचानक गायब हो जाने के बारे में कुछ याद है। कई दिन बीत गए, लेकिन परिणाम कुछ खास नहीं निकले।
दर्जनों गुमशुदगी के मामले फिर से खोले गए, लेकिन किसी की भी विशेषताएं पूरी तरह से मेल नहीं खाती थीं। कुछ को उनके परिवारों ने ढूंढ लिया था, जबकि कुछ के बारे में पता चला कि वे काम के लिए घर छोड़कर चले गए थे। मछुआरों ने भी कोई उपयोगी जानकारी नहीं दी। 5 साल एक बहुत लंबा समय था, जो कई यादों को मिटाने के लिए काफी था। मामला एक बार फिर से बंद होने की कगार पर पहुंचता दिख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पीड़ित का शरीर गहरी नदी में डूब गया था। एसपी विक्रम सिंह अपने कार्यालय में बैठे थे। उनका दिमाग तनाव से भरा हुआ था। उन्होंने मेज पर रखे कंकाल की तस्वीर को देखा और एक सवाल उनके दिमाग में घूमता रहा। ऐसे व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट किसी ने क्यों नहीं दर्ज कराई? एक पिता ऐसे ही जिंदगी से गायब नहीं हो सकता कि कोई उसे ढूंढे ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि पीड़ित का परिवार यहां नहीं रहता हो? उन्होंने खोज का दायरा बढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने सभी पड़ोसी राज्यों के रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया, विशेष रूप से उन गुमशुदगी की रिपोर्टों पर ध्यान देने को कहा जिनमें परिवार वालों ने अस्पष्ट जानकारी दी थी या उनका व्यवहार संदिग्ध था। हो सकता है कि हत्यारा पीड़ित का कोई करीबी ही हो। उनके इस आदेश ने जांच को एक नई दिशा दी, एक मुश्किल दिशा, लेकिन उस गुमनाम कंकाल और उस क्रूर पत्थर के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की एकमात्र उम्मीद की किरण भी यही थी। अध्याय 2, फाइल में छिपा सुराग। गुमनाम कंकाल की पहचान खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। जांचकर्ताओं को पड़ोसी राज्यों से आई फाइलों के विशाल ढेर से गुजरना पड़ रहा था। पीले पड़ चुके हर पन्ने में एक भाग्य, एक त्रासदी छिपी हो सकती थी। दिन बीतते गए और किसी भी तरह का मिलान खोजने की उम्मीद कम होती जा रही थी। अधिकारियों की आंखों में थकान और थोड़ी निराशा साफ झलकने लगी थी। वे सैकड़ों मामले देख चुके थे, लेकिन सब व्यर्थ था। एक देर रात, जब पूरे दफ्तर में सिर्फ पन्ने पलटने और कीबोर्ड की आवाजें आ रही थीं, इंस्पेक्टर आनंद वर्मा, एक युवा लेकिन अपनी सावधानी और लगन के लिए प्रसिद्ध अधिकारी, ने पड़ोसी राज्य के एक पहाड़ी जिले से आई फाइलों के आखिरी ढेर को देखने का फैसला किया। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें लगभग बंद हो रही थीं, लेकिन फिर भी उसने हर शब्द पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और अंत में उसकी लगन रंग लाई। वह एक ऐसी फाइल पर रुका जो बहुत साधारण लग रही थी। यह 15 मई 2020 को स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाथ से लिखी गई एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। लापता व्यक्ति का नाम राजेश कुमार गुप्ता, उम्र 55 वर्ष, एक स्थानीय अनाज मंडी का छोटा व्यापारी दर्ज था। उम्र और लापता होने का समय फोरेंसिक विभाग के कंकाल के बारे में किए गए विश्लेषण से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता था। इंस्पेक्टर आनंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिपोर्ट दर्ज कराने वाला व्यक्ति राजेश गुप्ता का इकलौता बेटा समीर गुप्ता था। समीर के बयान के अनुसार उसके पिता परिवार में एक छोटी सी बहस के बाद अचानक घर छोड़कर चले गए थे। राजेश गुप्ता ने कागज के एक टुकड़े पर जल्दबाजी में एक संदेश छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वह कुछ समय के लिए शांति की तलाश में कहीं जा रहे हैं और जल्द ही लौट आएंगे। लेकिन कई हफ्तों तक जब पिता से कोई संपर्क नहीं हुआ तो समीर चिंतित हो गया और उसने पुलिस को रिपोर्ट करने का फैसला किया। फाइल बहुत सामान्य लग रही थी, एक आम पारिवारिक कहानी। लेकिन जब इंस्पेक्टर आनंद ने पेज के अंत में लाल पेन से लिखे नोट को ध्यान से पढ़ा तो एक असामान्य विवरण ने उसे सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया और उसकी सारी नींद उड़ गई। उस समय के मामले को संभालने वाले अधिकारी ने अपनी टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक दर्ज किया था। नोट में लिखा था, विषय समीर गुप्ता एक अजीब मानसिक स्थिति में रिपोर्ट करने आया। हालांकि वह अपने पिता के लिए चिंता व्यक्त कर रहा था, लेकिन उसका रवैया कुछ हद तक उदासीन था। सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से दिए, लेकिन ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाईं। पीड़ित की दूसरी पत्नी प्रिया शर्मा, उम्र 26 वर्ष, रिपोर्ट दर्ज कराते समय अपने सौतेले बेटे के साथ मौजूद नहीं थी। नहीं, बात यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 3 महीने बाद फाइल में जोड़ा गया एक दूसरा नोट और भी अधिक संदिग्ध था। समीर गुप्ता से जानकारी अपडेट करने के लिए कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन नंबर अब काम नहीं कर रहा है। जब अधिकारी घर के पते पर गए तो पड़ोसियों ने बताया कि समीर और प्रिया लगभग 1 महीने पहले अपना घर और अनाज का कारोबार बेचकर शहर छोड़कर जा चुके हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। रिश्तेदारों और दोस्तों से भी सारे संपर्क टूट गए थे। इंस्पेक्टर आनंद ने उन नोटों को बार बार पढ़ा। एक पिता रहस्यमय तरीके से लापता हो गया और इकलौता बेटा और युवा पत्नी चिंता करने और खोजने के बजाय जल्दबाजी में अपनी सारी संपत्ति बेचकर हमेशा के लिए चले गए। यह व्यवहार बहुत ही अतार्किक और संदिग्ध था। यह किसी ऐसे परिवार का व्यवहार नहीं था जो किसी प्रियजन को खोने के दुख में हो, बल्कि यह उन लोगों के व्यवहार जैसा था जो किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हों। वह तुरंत फाइल लेकर एसपी विक्रम सिंह को रिपोर्ट करने गया। देर रात की खामोशी में
पूरी टीम को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया गया। जब नई जानकारी मेज पर रखी गई तो कमरे में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। नदी के नीचे के कंकाल को ढंकने वाला रहस्य का पर्दा अब हटने लगा था। बहुत संभव है यही हमारा पीड़ित है, एसपी विक्रम सिंह ने फाइल में लगी राजेश कुमार गुप्ता की पुरानी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। और उसका गायब होना उतना सरल नहीं है जितना उसके बेटे ने बताया। एक जांचकर्ता ने अपनी राय दी, बेटे और सौतेली मां का भाग जाना बेहद संदिग्ध है। बहुत संभव है कि वे राजेश गुप्ता की मौत में सीधे तौर पर शामिल हों। सिर्फ शामिल नहीं, एसपी विक्रम सिंह ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। उनकी आंखें तेज थीं। उनकी हरकतें एक पूर्व नियोजित साजिश की ओर इशारा करती हैं। समीर गुप्ता का रिपोर्ट दर्ज कराना अपने पिता के लिए चिंता की वजह से नहीं था। उसने ऐसा एक सबूत बनाने, अधिकारियों और पड़ोसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नाटक रचा। वह चाहता था कि हर कोई यह माने कि उसके पिता अपनी मर्जी से चले गए। और उस ढोंग को बनाने के बाद उसने और उसकी सौतेली मां ने आराम से सारे निशान मिटा दिए और एक नई जिंदगी शुरू की। यह मामला अब एक रहस्यमय गुमशुदगी का नहीं है, यह एक सुनियोजित हत्या का मामला बन गया है जिसे बहुत ही चतुराई से छुपाया गया है। पूरी टीम अपने कमांडर के विश्लेषण से सहमत थी। मामले की गुत्थी मिल गई थी, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अपराधियों के पास भागने, एक नई जिंदगी और एक नई पहचान बनाने के लिए 5 साल थे। उन्हें लोगों के विशाल समुद्र में खोजना लगभग असंभव था। एसपी विक्रम सिंह सफेद बोर्ड के सामने खड़े हुए और जांच की अगली दिशाएं तय करने लगे। उनकी आवाज दृढ़ और निर्णायक थी। तुरंत राजेश कुमार गुप्ता के परिवार के बारे में सारी जानकारी फिर से सत्यापित करो। एक टीम को तुरंत उनके पुराने पते पर भेजो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हर पड़ोसी, हर रिश्तेदार, चाहे कितना भी दूर का क्यों न हो, से बात करो। मुझे इस परिवार के बारे में सब कुछ जानना है, खासकर राजेश गुप्ता, उनके बेटे समीर गुप्ता और उनकी सौतेली मां प्रिया शर्मा के बीच के वास्तविक संबंधों के बारे में। वह एक पल रुके और फिर जारी रखा। तकनीकी टीम समीर और प्रिया द्वारा 5 साल पहले छोड़े गए सभी डिजिटल निशानों को ट्रैक करे। बैंक खाते, पुराने फोन नंबर, कुछ भी, चाहे उम्मीद कितनी भी कम क्यों न हो, कोशिश करनी होगी। हमारा काम अब सिर्फ एक हत्या की जांच करना नहीं है, बल्कि 2 भगोड़ों का शिकार करना है। वे अब पीड़ित के परिवार वाले नहीं हैं, बल्कि वे नंबर 1 के संदिग्ध हैं। बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ गया था कि जांच अब एक नए, अधिक कठिन और तीव्र चरण में प्रवेश कर चुकी है। नदी के नीचे के कंकाल के मामले को आधिकारिक तौर पर एक नाम, एक अतीत मिल गया था। पीड़ित राजेश कुमार गुप्ता था और सबसे बड़े संदिग्ध उसके 2 सबसे प्रिय लोग ही थे। अतीत के भूतों की तलाश अब वास्तव में शुरू हो चुकी थी। अध्याय 3, भूतों का शिकार। 2 संदिग्धों, समीर गुप्ता और प्रिया शर्मा की तलाश शुरू हुई। यह उन भूतों की तलाश थी जिनके पास अपने सारे निशान मिटाने के लिए 5 साल का समय था। अनुभवी जासूसों की एक टीम तुरंत उस छोटे से कस्बे के लिए रवाना हुई जहां राजेश गुप्ता का परिवार रहता था, इस उम्मीद में कि वे अतीत के कुछ बचे हुए टुकड़ों को जोड़ सकें। 5 सालों में कस्बा बहुत बदल गया था। राजेश गुप्ता के पुराने घर में अब नए मालिक थे। पुरानी अनाज की दुकान का नाम भी बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने हर चीज पर धूल की एक परत चढ़ा दी हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समय भी नहीं मिटा सकता। वे थीं अफवाहें, वे कहानियां जो लोग देर रात एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते थे। जासूसों ने अपना काम पुराने पड़ोसियों, उन लोगों से बात करके शुरू किया जिन्होंने राजेश गुप्ता के परिवार में हुई घटनाओं को देखा था। और फिर एक अवैध संबंध, साजिशों और लालच की एक तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वे सौतेली मां और सौतेले बेटे जैसे नहीं लगते थे, साहब, गली के नुक्कड़ पर चाय बेचने वाली एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाते हुए बताया। वे लगभग एक ही उम्र के थे। समीर बहुत मीठा बोलता था और वह प्रिया बहुत सुंदर और चंचल थी। बेचारा गुप्ता जी तो एक भला आदमी था, सारा दिन मंडी में मेहनत करता था। उसे क्या पता था, वह अपने बेटे पर आंख मूंद कर विश्वास करता था और अपनी युवा पत्नी को बहुत प्यार करता था। जब भी गुप्ता जी बाहर जाते थे, समीर प्रिया के कमरे के आसपास ही मंडराता रहता था। उनकी आंखों में जो प्यार था वह हमसे छिपा नहीं था। आग और घी को पास रखोगे तो आग तो लगेगी ही। राजेश गुप्ता की मंडी में काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी ने भी एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि राजेश गुप्ता के लापता होने से कुछ हफ्ते पहले उसने उन तीनों के बीच एक जोरदार बहस सुनी थी। मैं ठीक से तो नहीं सुन पाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे गुप्ता जी को कुछ पता चल गया था। मैंने उन्हें चिल्लाते हुए सुना, हरामखोरों, निकल जाओ मेरे घर से। उस दिन के बाद घर में माहौल बहुत तनावपूर्ण था और फिर अचानक गुप्ता जी गायब हो गए।
सबको अजीब लगा, लेकिन समीर ने कहा कि उसके पिता गुस्से में शांति के लिए कहीं चले गए हैं। किसे पता था? पड़ोसियों के बयानों ने जांच टीम की परिकल्पना को और मजबूत कर दिया। हत्या का मकसद स्पष्ट था, एक अवैध संबंध का उजागर होना और राजेश गुप्ता की जीवन भर की मेहनत से बनाई गई संपत्ति को हड़पने का लालच। जब फील्ड टीम बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा कर रही थी, वहीं मुख्यालय में तकनीकी टीम को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। डिजिटल दुनिया में 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। समीर और प्रिया के सभी बैंक खाते उनके भागने के तुरंत बाद खाली कर दिए गए थे और बंद कर दिए गए थे। पुराने फोन नंबर अब मौजूद नहीं थे। इंटरनेट पर उनके निशान ऐसे गायब हो गए थे जैसे वे कभी थे ही नहीं। लेकिन जांच टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक अलग, यद्यपि बहुत कमजोर, दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। प्रिया शर्मा के रिश्तेदारों के संबंधों की जांच करना। कई दिनों की छानबीन और संपर्क के बाद अंत में उन्हें प्रिया की एक दूर की मौसी मिली, जो एक दूसरे राज्य में रहती थीं। शुरुआत में वह महिला बहुत झिझक रही थी और सहयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन जांचकर्ताओं की दृढ़ता और समझाने पर अंत में उसने एक अनमोल जानकारी दी। उसने बताया कि लगभग 4 साल पहले उसे प्रिया का एक छोटा फोन कॉल आया था। प्रिया ने एक अनजान नंबर से फोन किया था, बस हालचाल पूछा और कहा कि वह दक्षिण में अपने पति के साथ खुशी से रह रही है और फलों का व्यापार कर रही है। प्रिया ने उसे यह भी कहा था कि वह इस कॉल के बारे में किसी को न बताए। मौसी ने अपनी भतीजी से प्यार के कारण अब तक यह राज रखा था। भले ही वह फोन नंबर अब काम नहीं कर रहा था, लेकिन तकनीकी टीम के लिए यह एक सुनहरा चाबी थी। उन्होंने तुरंत टेलीकॉम कंपनी से उस नंबर की गतिविधि का इतिहास प्रदान करने का अनुरोध किया और परिणाम ने उन्हें निराश नहीं किया। डेटा से पता चला कि उस फोन नंबर ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान लगातार कर्नाटक के एक पहाड़ी जिले के टावरों से सिग्नल पकड़ा था, एक ऐसी जगह जो अपने विशाल आम और ड्यूरियन के बागानों के लिए प्रसिद्ध थी। यह जानकारी प्रिया के फलों के व्यापार की बात से पूरी तरह मेल खाती थी। उन 2 चालाक लोमड़ियों का ठिकाना अंततः मिल गया था। एसपी विक्रम सिंह के नेतृत्व में सबसे तेज जासूसों की एक विशेष टीम गुप्त रूप से दक्षिण के लिए रवाना हुई। वे अचानक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि समीर और प्रिया 5 साल से सतर्कता में जी रहे थे। कोई भी हलचल उन्हें डरा सकती थी और वे फिर से भाग सकते थे। टीम ने खुद को फलों के व्यापारी के रूप में पेश किया, जो अच्छी गुणवत्ता वाले ड्यूरियन की तलाश में थे। इस ऐड में वे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई तक जा सकते थे और बिना किसी संदेह के स्थानीय लोगों से संपर्क कर सकते थे। वे एक बाग से दूसरे बाग में गए, व्यापार की बातें करते हुए और चतुराई से समीर और प्रिया की पुरानी तस्वीरें दिखाते हुए, यह दिखावा करते हुए कि वे अपने पुराने व्यापारिक मित्रों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो खो गए हैं। कई दिनों की व्यर्थ खोज के बाद जब थकान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी, अंत में भाग्य ने उनका साथ दिया। गांव के केंद्र में एक छोटे से कैफे में एक किसान ने तस्वीर देखने के बाद सिर हिलाया। अरे, यह तो समीर और उसकी पत्नी है ना? थोड़े अलग दिख रहे हैं, लेकिन हैं तो वही। 4 साल पहले वे उत्तर से यहां आए और ऊपर पहाड़ी नंबर 7 को खरीद लिया। वे पति पत्नी बहुत मेहनती हैं। उन्होंने पूरी बंजर पहाड़ी को एक हरे भरे ड्यूरियन के बाग में बदल दिया। दोनों दिखने में भी अच्छे हैं और पैसा कमाने में भी माहिर हैं। बस वे थोड़ा अलग थलग रहते हैं, पड़ोसियों से ज्यादा मिलझोल नहीं रखते। जासूसों के दिल तेजी से धड़कने लगे। हफ्तों लंबी चली तलाश का अंततः परिणाम मिला था। उन्होंने उन 2 लोमड़ियों की मांद ढूंढ ली थी। सटीक स्थान की पुष्टि करने के बाद टीम ने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं की। वे चुपचाप पीछे हट गए, जांच टीम को रिपोर्ट किया और अगले निर्देशों का इंतजार करने लगे। अगली दोपहर एक बिना नंबर प्लेट की पिकअप ट्रक, जो एक निर्माण स्थल के वाहन जैसा दिखता था, धूल भरी कच्ची सड़क पर धीरे धीरे पहाड़ी नंबर 7 की ओर बढ़ रहा था। गाड़ी एक सुरक्षित दूरी पर रुकी। एसपी विक्रम सिंह और उनके साथी नीचे उतरे। उनकी आंखें हरे भरे बाग के बीच बने उस सुंदर घर की ओर थीं। दूर एक महिला एक बच्चे के साथ खेलती हुई दिखाई दे रही थी। वह शांतिपूर्ण, सुखी जीवन, सब कुछ एक भयानक अपराध पर बनाया गया था। अतीत के भूत अंततः लौट आए थे। अध्याय 4, डीएनए का सच। आमना सामना उस ड्यूरियन बाग के बीच बने सुंदर घर के लिविंग रूम में हुआ। बाग की शांतिपूर्ण हवा उस कमरे में फैले अदृश्य तनाव से अजीब तरह से विपरीत थी। एसपी विक्रम सिंह और जांचकर्ताओं के सामने समीर गुप्ता शुरुआती झटके के बाद जल्दी ही शांत हो गया, यहां तक कि थोड़ा उदासीन भी। वह अब लगभग 30 साल का एक मजबूत, अनुभवी आदमी था। उसके बगल में प्रिया शर्मा बेहद चिंतित और डरी हुई लग रही थी। उसके हाथ लगातार एक दूसरे से उलझ रहे थे। उनका 4 साल का बेटा अजनबियों को हैरानी से देख रहा था और बीच बीच में अपनी मां का हाथ पकड़ लेता था।
एसपी विक्रम सिंह ने बात को घुमाया नहीं, वह सीधे मुद्दे पर आए। हम उत्तर भारत से पुलिस विभाग से आए हैं। कुछ हफ्ते पहले हमें नदी में एक कंकाल मिला। जांच के बाद हमारे पास यह मानने का कारण है कि वह आपके पिता श्री राजेश कुमार गुप्ता हैं। यह सुनकर समीर ने सिर्फ अपनी भौहें चढ़ाईं और आश्चर्य और दुख का एक उत्तम अभिनय किया। हे भगवान, तो मेरे पिता, क्या उनके साथ सच में कोई हादसा हो गया? उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया, एक नाटकीय भाव, लेकिन एक भी आंसू नहीं था। विश्वास नहीं हो रहा। उस साल मुझसे व्यापार को लेकर झगड़े के बाद वह घर छोड़कर चले गए थे। मैंने रिपोर्ट भी लिखाई और हर जगह उन्हें खोजा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हमने सोचा कि वह कहीं एकांत में रह रहे होंगे। कभी नहीं सोचा था कि इतनी दुखद घटना हो जाएगी। प्रिया, जो बगल में बैठी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह बस चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही, किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। निश्चित रूप से पुष्टि करने के लिए हमें तुलनात्मक डीएनए परीक्षण के लिए आपका नमूना लेना होगा, एसपी विक्रम सिंह ने कहा। उनकी आंखें एक सेकंड के लिए भी समीर से नहीं हटीं। क्या आप सहयोग करने के लिए सहमत हैं? बिल्कुल सर, समीर ने तुरंत जवाब दिया, बिना किसी झिझक के। मेरे पिता के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ भी, मैं पूरा सहयोग करूंगा। कृपया पता लगाएं कि किसने मेरे पिता के साथ इतनी क्रूरता की। समीर का सहयोगी रवैया और उसका नाटक लगभग जाड़ समरसिलार का नमूना ले लिया। काम पूरा होने के बाद टीम तुरंत चली गई। पीछे एक परिवार को झूठी घबराहट में छोड़कर वापसी के रास्ते में एक युवा जांचकर्ता ने पूछा, उसका रवैया बहुत ईमानदार लग रहा था। सर, क्या यह संभव है कि हम गलत हों? एसपी विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। उनकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। एक बहुत ही उत्तम नाटक। एक बेटा जो 5 साल से अपने पिता से नहीं मिला, बुरी खबर सुनकर इतना शांत नहीं रह सकता। उसकी शांति ही सबसे संदिग्ध बात है। वह डर नहीं रहा है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका अपराध 5 साल पहले नदी की तलहटी में दफन हो चुका है। उसे यह नहीं पता कि हम जितना वह सोचता है, उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। टीम रात में ही डीएनए नमूने लेकर राज्य लौट आई। परीक्षण को तत्काल प्राथमिकता पर किया गया और केवल 2 दिन बाद अंतिम निष्कर्ष एसपी विक्रम सिंह की मेज पर था। कंकाल और समीर गुप्ता का डीएनए पूरी तरह से मेल खाता था। पीड़ित राजेश कुमार गुप्ता ही था। गुमशुदगी का मामला अब आधिकारिक तौर पर हत्या के मामले में बदल गया था। पीड़ित और मुख्य संदिग्ध दोनों की पहचान हो चुकी थी। एसपी विक्रम सिंह ने अंतिम योजना बनाने के लिए एक तत्काल बैठक बुलाई। बड़े सफेद बोर्ड पर उन्होंने मामले के सभी तर्कों और कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। पहला, मकसद, उन्होंने कहा, पीड़ित के पुराने शहर में हमारे जासूसों ने समीर गुप्ता और उसकी सौतेली मां प्रिया शर्मा के बीच अवैध संबंधों की अफवाहों की पुष्टि की है। पड़ोसियों ने कई बार उनके बीच अत्यधिक घनिष्ठता देखी है। यह हत्या का एक क्लासिक मकसद है, रास्ते के कांटे को हटाना ताकि वे एक साथ रह सकें। दूसरा, व्यवहार, उन्होंने जारी रखा। राजेश गुप्ता के लापता होने के तुरंत बाद समीर और प्रिया ने जल्दबाजी में अपना घर और संपत्ति बेच दी और भाग गए। यह किसी ऐसे परिवार का व्यवहार नहीं है जो किसी लापता सदस्य की तलाश में चिंतित हो। यह अपराधियों का व्यवहार है जो सारे निशान मिटाने और अतीत से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा, उनका वर्तमान जीवन। उन्होंने शादी कर ली है, एक बच्चा है और एक नया सुखी जीवन बनाया है। यह पुष्टि करता है कि अतीत का अवैध संबंध सिर्फ एक अफवाह नहीं था। ये सभी तर्क केवल एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। समीर गुप्ता और प्रिया शर्मा ने मिलकर राजेश गुप्ता की हत्या की। अब सवाल यह था कि उनसे अपराध कैसे कबूल करवाया जाए। मौजूदा सबूत हालांकि मजबूत थे, फिर भी ज्यादातर अनुमान पर आधारित थे। उनके पास इस दिन के लिए तैयारी करने के लिए 5 साल थे। निश्चित रूप से वे इतनी आसानी से अपना अपराध कबूल नहीं करेंगे। समीर गुप्ता मुख्य साजिशकर्ता है, एसपी विक्रम सिंह ने दोनों संदिग्धों के मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हुए कहा। वह ठंडा, गणनात्मक है और उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। उससे पूछताछ करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन प्रिया शर्मा अलग है। वह 5 साल से इस अपराध के बोझ के साथ जी रही है। एक पत्नी जिसने अपने पति को मारा, एक सौतेली मां जिसने अपने सौतेले बेटे के साथ संबंध बनाए, और अब एक मां जो उस अपराध के बच्चे की परवरिश कर रही है। निश्चित रूप से उसकी मानसिक स्थिति समीर जितनी मजबूत नहीं हो सकती। वह सबसे कमजोर कड़ी है। उस महिला के मनोविज्ञान पर सीधे प्रहार करने की एक साहसिक योजना बनाई गई। वे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, न ही तार्किक सबूतों से सामना करेंगे। वे एक ऐसे हथियार का उपयोग करेंगे जो हजारों शब्दों से ज्यादा भारी हो, नग्न और भयानक सच्चाई।
एसपी विक्रम सिंह ने फोन उठाया। उनकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। फोरेंसिक विभाग को पीड़ित राजेश कुमार गुप्ता के कंकाल को सावधानीपूर्वक सील करने और वाहन तैयार करने का निर्देश दें। कल हम कर्नाटक वापस जा रहे हैं। वह एक सेकंड के लिए रुके और फिर एक ऐसा वाक्य कहा जिसने युवा जांचकर्ताओं को भी कंपा दिया। हम श्री राजेश कुमार गुप्ता को उनके नए परिवार से मिलाने ले जा रहे हैं। अध्याय 5 कंकाल की वापसी। एक विशेष काफिला, जिसमें फोरेंसिक टीम की एक विशेष गाड़ी भी शामिल थी, रात में चुपचाप पुलिस मुख्यालय से निकला और दक्षिण की ओर एक लंबी यात्रा शुरू की। उस गाड़ी के अंदर एक बड़ा सबूत बॉक्स था। उस बदनसीब पिता का कंकाल, जो 5 साल तक ठंडी नदी की तलहटी में पड़ा रहा, अब अपने ही बेटे और पत्नी के अपराध को उजागर करने वाला एकमात्र और सबसे मजबूत गवाह बनने वाला था। अगले दिन दोपहर को जांच टीम का काफिला एक बार फिर पहाड़ी नंबर 7 पर स्थित उस ड्यूरियन के बाग में पहुंचा। दृश्य अभी भी वैसा ही शांतिपूर्ण था, पत्तों से सरसराती हवा की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन यह शांति बस एक पतली परत थी जो अतीत के एक भूत की वापसी से टूटने वाली थी। परिचित गाड़ियों को देखकर समीर गुप्ता घर से बाहर भागा। इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था, बल्कि उस पर गुस्सा और सतर्कता छाई हुई थी। प्रिया शर्मा दरवाजे के पीछे छिपी खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में घबराहट थी। तुम लोग फिर यहां क्या करने आए हो? समीर ने गुस्से से कहा। हमने सहयोग किया, डीएनए नमूना दिया, अब और क्या चाहते हो? एसपी विक्रम सिंह ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ साथ आए 2 फोरेंसिक अधिकारियों को इशारा किया। वे लिविंग रूम के बीच में एक लंबा और बड़ा धातु का सबूत बॉक्स लेकर आए और उसे जोर से फर्श पर रख दिया। उस रहस्यमयी बॉक्स के आने से कमरे की हवा जैसे जम गई। समीर ने बॉक्स को देखा और फिर एसपी विक्रम सिंह को। उसके चेहरे पर चुनौती का भाव था। यह क्या है? आपके पास तलाशी वारंट नहीं है। आपको यह सब मेरे घर में लाने का कोई अधिकार नहीं है। एसपी विक्रम सिंह ने समीर की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनकी नजरें सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित थीं, प्रिया शर्मा। वह उसके पास एक कदम आगे बढ़े। उनकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। हर शब्द उस कांपती हुई महिला के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। प्रिया जी, हम यहां आपसे शब्दों से बात करने नहीं आए हैं। हम यहां आपको एक पुराने परिचित को लौटाने आए हैं। उन्होंने इशारा किया और 2 फोरेंसिक अधिकारियों ने तुरंत ताला खोला और बॉक्स का ढक्कन उठा दिया। अंदर एक काले नायलॉन के कपड़े पर एक पूरा मानव कंकाल था, जिसे विशेषज्ञों ने उसके सही आकार में फिर से व्यवस्थित किया था। गहरे भूरे रंग का कंकाल, जिसकी खोपड़ी की 2 गहरी खाली आंखें अपनी पूर्व पत्नी को घूरती हुई लग रही थीं। कंकाल के बगल में चक्की का पत्थर और सड़ी हुई रस्सी का टुकड़ा भी रखा था, जो एक साथ ही बरामद हुए थे। नग्न, भयानक और अकाट्य सत्य आंखों के सामने था। समीर गुप्ता वहीं जम गया। उसका चेहरा आश्चर्य और गुस्से से सिकुड़ गया। लेकिन प्रिया शर्मा और बर्दाश्त नहीं कर सकी। 5 साल अपराध बोध में जीना, 5 साल बुरे सपनों से तड़पना, 5 साल एक भयानक रहस्य को छिपाना, सब कुछ एक पल में टूट गया। आहा! वह एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ चिल्लाई, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं लग रही थी। वह पीछे हटी, फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक हाथ कंकाल की ओर इशारा कर रहा था और दूसरा उसने अपने सिर पर कसकर पकड़ रखा था। नहीं, मुझे मत देखो। मैं तुमसे माफी मांगती हूं। मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह उसने किया। समीर ने मुझसे यह करवाया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। अत्यधिक घबराहट में प्रिया शर्मा रोते हुए निराशा में अपना पूरा अपराध कबूल कर गई। 5 साल से बनी झूठ की दीवार 1 सेकंड में ढह गई। समीर गुप्ता प्रिया का मुंह बंद करने के लिए दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जासूसों ने उसे तुरंत काबू में कर लिया। वह केवल वहीं खड़ा होकर अपनी पत्नी, अपनी सह अपराधी को अपने ही हाथों से दोनों के अपराध को उजागर करते हुए देख सकता था। प्रिया के टूटे फूटे सिसकते हुए कबूलनामे के माध्यम से 5 साल पहले की पूरी भयानक कहानी फिर से जीवंत हो गई। यह एक दुखद कहानी थी, एक अवैध और पापी प्रेम की। प्रिया, जो अपने बूढ़े पति के साथ एक प्रेमहीन विवाह में थी, अपने युवा, सुंदर और चालाक सौतेले बेटे के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। वे एक दूसरे की ओर पतंगों की तरह खिंचे चले गए। जब उनके अवैध संबंध के उजागर होने का खतरा पैदा हुआ, तो रुकने के बजाय उन्होंने एक साथ रहने और राजेश गुप्ता की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए एक भयानक अपराध करने का फैसला किया। उस घातक रात प्रिया ने खुद एक शक्तिशाली जहर की एक खुराक पीसी, एक रंगहीन, गंधहीन जहर, जिसे समीर ने एक अवैध स्रोत से खरीदा था, और उसे उस औषधीय शराब के गिलास में मिला दिया जिसे राजेश गुप्ता हर रात सोने से पहले पीते थे।
यह सुनिश्चित करने के बाद कि राजेश गुप्ता मर चुका है, उन्होंने आधी रात तक इंतजार किया। उन्होंने मिलकर शव को आंगन में घसीटा, चक्की का पत्थर रस्सी से पीड़ित के पैरों में कसकर बांध दिया। फिर उन्होंने परिवार के छोटे ट्रक का इस्तेमाल किया, वही ट्रक जो वे आमतौर पर कृषि उपज ढोने के लिए इस्तेमाल करते थे, शव को ले जाने के लिए। वे रात में 100 किलोमीटर से अधिक गाड़ी चलाकर दूसरे राज्य की सीमा पार कर गए और गंगा नदी पर बने एक सुनसान पुल पर पहुंचे। वहां उन्होंने मिलकर शव को तेज बहते पानी में धकेल दिया, इस विश्वास के साथ कि उनका राज हमेशा के लिए नदी में दफन हो जाएगा। अगले दिन समीर ने पिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने का नाटक किया और फिर जल्दी से प्रिया के साथ सारा घर और संपत्ति बेचकर दक्षिण की ओर भाग गया। प्रिया का कबूलनामा पूरी तरह से रिकॉर्ड किया गया था और यह एक अकाट्य सबूत बन गया। समीर गुप्ता, हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी और अपनी पत्नी के कबूलनामे के सामने उसका भावहीन चेहरा ही एक स्वीकृति थी। एसपी विक्रम सिंह ने दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ठंडी हथकड़ियां समीर गुप्ता और प्रिया शर्मा के हाथों में लग गईं। उनका 4 साल का बेटा, जो इस अफरातफरी को देख रहा था, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी रोने की आवाज ने बाग की शांति को चीर दिया। एक पापी पीढ़ी को दंडित किया गया, लेकिन एक निर्दोष पीढ़ी को दुखद परिणामों का सामना करना पड़ रहा था। बाद में हुई सुनवाई ने जनता का विशेष ध्यान आकर्षित किया। ठोस सबूतों और पूर्ण कबूलनामे के साथ समीर गुप्ता और प्रिया शर्मा दोनों को अपने बेहद क्रूर, सुनियोजित हत्या के अपराध के लिए उच्चतम सजा मिली, मृत्युदंड। मामला बंद हो गया, लेकिन जो चुभते हुए सवाल यह छोड़ गया, वे हमेशा रहेंगे। यह पापपूर्ण इच्छाओं, नैतिक मूल्यों के खिलाफ अंधे जुनून की विनाशकारी शक्ति का एक भयानक सबक था। एक अवैध संबंध के लिए, लालच के लिए बेटे ने अपने पिता की जान ले ली, पत्नी ने अपने पति को जहर दे दिया। उन्होंने सोचा था कि वे मृतक की कब्र पर एक नई खुशी बना सकते हैं, सोचा था कि समय और दूरी सब कुछ दफन कर देगी, लेकिन वे गलत थे। अपराध को छिपाया जा सकता है, लेकिन वह कभी गायब नहीं होता। देर सबेर किसी न किसी तरह न्याय मिल ही जाता है, भले ही उसे 5 साल बाद गहरी नदी की तलहटी से ऊपर आना पड़े।